In the last session, I was discussing with you if an agreement is against public policy, if the object or consideration in an agreement is against public policy, then it is void. And now in this session, I am going to discuss with you agreement. What is the meaning of agreement opposed to public policy? Something of the agreements, it could be object, it could be consideration, which have been held to be opposed to public policy and are unlawful are as follows. पब्लिक पॉलिसी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर जितने लेक्चर दूं उतने ही थोड़े हैं, लेकिन ब्रीफ में अपनी बात करते हुए, शॉर्ट में अपनी बात को समझाते हुए आपको बता रहे हैं बेटा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है. समथिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स विच हैव बीन हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड आर अनलॉफुल आर एज फॉलोज. फर्स्ट, ट्रेडिंग विद एनिमी. आइए पहले इसके पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. ट्रेडिंग विद एनिमी. दूसरा है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. तीसरा है टेम्पररी एंड मेंटेनेंस. ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन. सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस. Creation of monopolies, restraint of marriage, restraint of parental right, restraint of legal proceedings. इन 11th पॉइंट्स में और ये 12th पॉइंट है restraint of trade. तो इन 11th पॉइंट्स में इन 12 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये है जहां मेजॉरिटी लोगों का बेनिफिट हो वो चीज होनी चाहिए. जहां मेजॉरिटी का बेनिफिट हो वो चीज होनी चाहिए. और जहां एक आदमी का फायदा हो रहा है और मेजॉरिटी का नुकसान हो रहा है तो उसे कहेंगे एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. तो ट्रेडिंग विद एनिमी. एनिमी मतलब कौन? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का कोई पर्सन है और पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो गया है इंडिया का, चाइना के साथ हो गया है. अब कोई चाइना का पर्सन इंडिया में आए तो उसके साथ हम व्यापार करें, दुश्मन के साथ हम व्यापार करें, और दुश्मन जब बिजनेस करता है तो प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और वॉर के टाइम पर उस टैक्स को वॉर में ही यूज किया जाता है. जब युद्ध चल रहा हो तो सारे रिसोर्सेज को युद्ध में ही खर्च किया जाता है. तो एन एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी. एलियन मतलब परदेसी जो भारत में है, इन टाइम ऑफ वॉर विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड. यानी अगर आप एलियन मतलब परदेसी जो आदमी यहाँ पे इंडिया में है और वॉर के टाइम पर आप उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि वो एग्रीमेंट किया जाए. कई बार ये जरूरी भी होता है कि एग्रीमेंट किया जाए. इन दैट सिचुएशन यू नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. एन एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इन टाइम ऑफ वॉर विदाउट लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड on the ground of being opposed to public policy. Such agreements are against the public policy as they may prejudice the interest of the state. क्योंकि एग्रीमेंट स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेगा. प्रिजुडाइस मतलब अगेंस्ट काम करेगा एट द टाइम ऑफ वॉर बाय कंफरिंग अपॉन द एनिमी एन इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट. तो ट्रेडिंग विद एनिमी इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, स्टिफल कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को का गला दबा रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन को किल कर रहे हैं एग्रीमेंट से, तो एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन इज एन अब्यूज ऑफ जस्टिस. एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन इज अब्यूज ऑफ जस्टिस. अब्यूज का मतलब मिसयूज. देयरफॉर
such an agreement is void. The principle is that one should not make trade of felony. आपने किसी गवाह से एग्रीमेंट कर लिया जो विटनेस है किसी केस में, और एग्रीमेंट हो गया है कि वो झूठी गवाही देगा, या और तरह से आपने अपोजिट पार्टी के वकील से कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, जो जिस एग्रीमेंट से आप प्रोसिक्यूशन को किल कर रहे हो, वो एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर सिविलियंस का फेथ होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंट्री। जिस दिन सिविलियंस का फेथ जुडिशरी पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो सिविल वार होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कई कंट्रीज में हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है सिविलियंस का जुडिशरी पर ट्रस्ट होना। थर्ड है टेम्पैरिटी एंड मेंटेनेंस। बहुत ध्यान से पढ़ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। हर तरह के एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंटेनेंस क्या है और टेम्पैरिटी क्या है, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही है। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो बहुत बारीकी से पकड़ने पर समझ में आता है। आइए मेरे साथ आप सुनिए बात को, क्या है ये। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस। मतलब असिस्टेंस मतलब आप किसी को हेल्प दे रहे हैं, फाइनेंशियल or otherwise, to another to enable him to bring or defend a legal proceeding when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter। देखिए, आपको मैं बात समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका मेंटेनेंस का। कि मैं आपकी कानूनी तौर पे मदद कर रहा हूं किसी केस को लड़ने के लिए या किसी केस को डिफेंड करने के लिए, मेरा उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ? फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द कॉज ऑफ फ्रेंडशिप। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको असिस्टेंस कर रहा हूँ, लीगल एडवाइस कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं मेंटेनेंस। तो आइए दोबारा से एक बार सुनिए। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस, फाइनेंशियल और अदरवाइज, to another to enable him to bring or defend a legal proceeding when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter. Tempority is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for recovering money or property and is to share in the proceeds of the action. Tempority क्या है? Tempority is an agreement whereby one party to assist another to bring an action for recovering money or property and is to share in the proceeds of the action। तो जहां पे ज्वाइंट प्लेंटिफ हो, एक बिल्डर है, बिल्डर ने पैसा लेकर फ्लैट्स अलॉट नहीं किए, तो जितने भी अलॉटीज हैं उन लोगों ने मिलकर एक वकील किया, अच्छा वकील किया मिलकर, और बिल्डर के अगेंस्ट केस कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो भी रिकवरी ऑफ मनी होगी उसको आपस में बांट लेंगे। तो टेम्पैरिटी और मेंटेनेंस में क्या है कि यहाँ भी एक आदमी दूसरे को लीगल असिस्ट कर रहा है और मेंटेनेंस में भी एक आदमी दूसरे को लीगल असिस्ट कर रहा है। मेंटेनेंस में हेल्प करने वाले का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेम्पैरिटी में जो हेल्प कर रहा है वो भी बेनिफिशियरी है बीच में। तो टेम्पैरिटी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी इज टू असिस्ट अनदर टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर रिकवरिंग मनी और प्रॉपर्टी and is to share in the proceeds of the action. If the object of the contract is just to assist the other party is making a reasonable claim arising out of a contract, then maintenance is separate. Then maintenance and temporality is valid, otherwise void. जहां तक if the object of the, लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, दोबारा से इसे सुन लीजिए। If the object of the contract is to just assist the other party in making a reasonable claim arising out of contract, then maintenance and temporality is valid. जहां तक दूसरे का मदद करने की बात है तब तो ठीक है, लेकिन आप इसे बिजनेस की तरह करोगे तो नहीं करने देंगे, फिर temporality and maintenance void है. If the object of the contract is just to assist the other parties making a reasonable claim arising out of contract, then maintenance and temporality is valid, otherwise void. जहां पे इंटेंशन किसी को मेंटली हरास करना हो, किसी को तंग करना हो या प्रॉफिट कमाना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, तो वॉइड है. अगर जहां रीजनेबल हेल्प करना हो, किसी को पार्टी को असिस्ट करना हो, तब वो वैलिड है. इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस.
An agreement which obstruct the injustice, ordinary process of justice is unlawful. An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void as it is opposed to public policy. आप जज को किसी जुडिशियल ऑफिसर को रिश्वत देते हो. Also an agreement to pay money to a witness in a suit for changing his statement or absenting himself from the trial is void. तो इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, ऐसा ही स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन भी आया था. An agreement to stifle prosecution is an abuse of justice. Therefore such an agreement is void. तो दोनों का ही सेम सा मतलब है. ठीक है. थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कोई उसी दूसरे एंगल से किया. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो पैसा लेके शादी करवाते हैं, बोलते हैं ना रिश्ते ही रिश्ते लिखा. आप जाते हो मार्केट में तो बोलते हैं रिश्ते करवाते हैं. अनमैरिड लोगों को जिनकी बेचारों की शादियां नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, शादी करने वाले सोचते हैं कि काश यार कवारे होते तो अच्छे थे. कवारे सोचते हैं कि यार शादी करके ही सुखी हो जाएंगे. तो ये लोग उन भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनको रिश्ते दिलवाते हैं. इनका मेन फोकस होता है कि फटाफट, किसी भी बिजनेसमैन की तरह इनका मेन फोकस ये होता है कि फटाफट ग्राहक पैसा दे दे उनको. जैसे और बिजनेस में पैसा मांगते हैं लोग, फटाफट ये होता है कि ग्राहक फटाफट पैसा ला के दे उसे. तो ऐसे ही ये लोग भी होते हैं और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं. मुझे याद है भाई, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो एक ब्रोकर ने मेरे को संपर्क किया. बोलता है कि तुम्हारा रिश्ता करवा देता हूँ. मेरे घर वाले बोले कि ठीक है. बोले लड़के को भेज देना मेरे रात को 9 बजे, लड़के को रात को 9 बजे भेज देना मेरे घर पे, ब्रोकर कहता है. तो मैं चला गया 9 बजे उसके घर. तो लड़की के मदर को फ़ोन करता है गुड़गांव में. लड़की की माँ गुड़गांव में रहती, दे गाइस बिलोंग्स टू गुड़गांव, राइट. तो फ़ोन करता है कि लड़का बस अभी अभी आया है जर्मनी से, 1-2 दिन पहले ही जर्मनी से आया है और इसे वापस जाना है, तो फटाफट कल मिल लो, कल मीटिंग फिक्स कर लो, इसके पास टाइम नहीं है, मेरे बारे में कहता है. तो मैंने उस ब्रोकर को कहा कि क्या मैं बात कर सकता हूँ उनकी मदर से. तो उसने कहा हाँ कर सकते हो. तो मैंने फ़ोन लिया, मैंने उनको बोला कि देखिए मेरे फरिश्ते भी आज तक जर्मनी में नहीं गए. ये तो झूठ बोलता है. रिश्ता करना है तो झूठ नहीं बोलना है बीच में. तो ये मेरी बात सुन के वो लड़के वाले बड़े खुश हुए. बोलता है कि नहीं नहीं हमें आपसे ज़रूर मिलना है. खैर वहाँ बात नहीं बनी मेरी, वहाँ पर रिश्ता नहीं हो पाया. लेकिन कहने का एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि ये जो मैरिज पैसे लेके शादी करवाना, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. हालांकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है आजकल इंडिया के अंदर, लेकिन ये एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स इज वॉइस एज इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. वो आदमी थोड़ा सा लालच लेके गलत मैच करवा देता है और वो बेचारे जिंदगी भर होते रहते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है ये. ऐसा एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट वंस पब्लिक एंड प्रोफेशनल ड्यूटी इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है. मैं एक पुलिस स्टेशन में मेरा एक मोबाइल गुम हो गया और मैं पुलिस स्टेशन में गया. अब मैं बताया नहीं अपनी आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ. तो वो पुलिस में मुझसे डिमांड करता है कि 500 रुपये दो. मैंने कहा भाई वो किस बात की 500 रुपये दूँ. कहता है कि ये जो FIR लॉन्च करने के. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वो किस बात की देती है. ठीक है. अगर आप अपने इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यू कांट क्रिएट योर इंटरेस्ट अगेंस्ट योर ऑब्लिगेशन. ठीक है. बात समझ में आई कि नहीं आई. मैं वकील हूं, मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूं. मेरा ऑब्लिगेशन क्या है कि मैंने तुमसे फीस ली है, अब तुम्हारा केस ईमानदारी के साथ लड़ूं. लेकिन मैं तुम्हारी अपोजिट पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं. दैट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन.
An agreement to do something which is against one's public and professional duty is void on the ground of being opposed to public policy. आई थिंक आप समझ गए, अगर नहीं समझे तो 6 पॉइंट पर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा बाद। 7th पॉइंट करेंगे, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। भाई पब्लिक ऑफिसेस को आप रिश्वत लेके आप गलत लोगों को नहीं बिठा सकते, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करने वाले एग्रीमेंट नहीं आप कर सकते, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि मोनोपोली एक बार ही क्रिएट हो जाएगी। कंपटीशन अगर अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बढ़िया गुड्स मिलते हैं कम दाम पर। जहां मोनोपोली होती है वहां घटिया गुड्स महंगे दाम पर बिकते हैं, तो इसीलिए क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी पर पाबंदी लगा रहे हो आप, तो एग्रीमेंट वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। शादी करना देखो एक नेचुरल, एक नेचर का बनाई हुई चीज़ है ये, तो नेचुरल कुछ इंसान की ज़रूरतें होती हैं तो वो पूरी करनी होती है इंसान को। हम सोशल एनिमल हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें परिवार बनाकर रहना होता है, ये हमारी सोसाइटी का एस्टेब्लिश्ड एक प्रैक्टिस है कि ना शादी करने वाले लोग शादी करने वालों के मुकाबले ज़्यादा दुखी होते हैं। देखो आपने आज तक ये लोग मजाक करते हैं, ये लोग जो सोशल साइट्स पर मजाक बनाते हैं कि शादीशुदा लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि वाइफ कितनी भी खराब हो, वाइफ, नो लाइफ विदाउट वाइफ। अरे वो 2-4 दिन बाहर चली जाए ना अपने मायके, तो कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। फिर समझ में आता है कि वाइफ कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में। बहुत सारे काम मैनेज करती है, बहुत सारी हेल्प करती है, और आजकल की वाइफ्स तो और भी अच्छी हैं, वो पैसा भी कमा के लाती हैं। तो इसीलिए भाई शादी जरूर कर लेना। जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि कुछ और करो ना करो, शादी कमीनों जरूर करना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, शादी जरूर करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अगर आप लगाएंगे किसी के ऊपर, आप किसी पर अगर आप किसी पर पाबंदी लगाएंगे, कोई दिक्कत, शादी करने को, आपने किसी को शादी करना चाहता है उसे शादी नहीं करने देंगे, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। हाँ, जहाँ पे ऐसा जरूरी है, कई बार देखो डिफेंस फोर्सेज में जरूरी है कि वो पाबंदी लगा देते हैं कि आप एनडीए के थ्रू आर्मी में गए हैं, वो पाबंदी लगा देंगे 3 साल तक। वो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाबंदी लगाते हैं, परमानेंट पाबंदी नहीं लगा सकते। फॉर द टाइम बिंग पाबंदी लगाना एक अलग बात है। रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट, आप माँ बाप के हक नहीं छीन सकते एग्रीमेंट करके। एक पिक्चर आई थी ना जिसमें वो एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, पता नहीं किसकी, तो उसमें पेरेंटल राइट, वो एक कपल का बच्चा नहीं होता है तो वो एक फिर किराए पे एक सैब्रोगे, वो एक मदर, आजकल एक टेक्निक चली है ना, जो जिसमें क्या वर्ड है वो एक्जैक्टली मेरे वर्ड मिस कर रहा हूँ मैं, सैब्रोगेट शायद, आई थिंक वो वर्ड है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को, मतलब जैसे फीमेल को वो किराए पे लेकर आते हैं कि वो उसके लिए बच्चा पैदा करती है, और फिर वो बच्चा छोड़ के चली जाती है, पैसे लेके चली जाती है, ठीक है। तो उस फिल्म में यही होता है कि वो जब वो ऐसी कोई लेडी बच्चे को जन्म दे देती है, फिर वो इमोशनल हो जाती है बहुत, और उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। कानून इन एग्रीमेंट्स को इजाज़त नहीं देता है, लेकिन लोग करते हैं, वो एक अलग बात है। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप किसी को कानूनी कार्रवाई पे रोक लगा रहे हो, तो कहते हैं कि अगर तुम मेरे पे अगर केस करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस, तुम्हारे को मैं सर्व नहीं करूंगा, तुम्हारे को फ्यूचर में डील नहीं करूंगा। आप किसी पे कानूनी कार्रवाई करने से रोक नहीं लगा सकते। एग्रीमेंट करके आप कहते हो कि तुम मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकते, फ्यूचर में कभी केस फाइल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, अदरवाइज तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ठीक है। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग द राइट्स under a contract through court, or which abridges the usual period for legal proceeding। ठीक है, लेकिन arbitration is an exception। सुन लीजिए ध्यान से बेटा, ठीक है।
आर्बिट्रेशन, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, एक बार यहाँ पॉज कीजिए, शाबाश, नोट कर लीजिए। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्सेप्शन है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी आप किसी को व्यापार करने से व्यापार करना तो आपका देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यू कैन प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप एग्रीमेंट करके छीन नहीं सकते। हाँ, लेकिन पाबंदी रीजनेबल हो सकती है। सेल ऑफ गुडविल, जैसे तुमने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले ली और हल्दीराम ने तुम्हें प्रॉमिस किया कि 5 किलोमीटर के अंदर कोई और हल्दीराम नहीं खोलेगा, तो दैट इज बायर ऑफ गुडविल कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलर ऑफ गुडविल। सुन लो, बायर ऑफ गुडविल कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलर ऑफ गुडविल, ध्यान से सुन लो, बायर ऑफ गुडविल कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स एग्रीमेंट, हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट एक दूसरे पे पाबंदी लगा देते हैं, एक दूसरे पे पाबंदी लगाते हैं कि भाई जब तक आप पार्टनरशिप में हैं तो सेम बिजनेस पे किसी और के साथ डील नहीं करोगे, वो अलाउड है, पोज करके नोट कर सकते हो, शाबाश। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अलाउड हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। भाई आप किसी को जॉब दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, वो एग्रीमेंट वैलिड है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर आप खाली पीली रिस्ट्रेंट लगा रहे हो तो वॉइड है, लेकिन अगर गुडविल आपने गुडविल खरीदी है, आप सेलर पर रोक लगा सकते हो, आप पार्टनर हो, दूसरे पार्टनर को रोक सकते हो, रोक लगा सकते हो। आपने किसी को जॉब दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, और आप कहते हो कि आपने फुल टाइम अटेंशन देना है, कोई और काम नहीं करना, तो वैलिड है। ट्रेड एग्रीमेंट्स वैलिड हैं, ठीक है बेटा, ट्रेड एग्रीमेंट्स वैलिड हैं। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, रिलेवेंट पॉइंट पर एक पॉज यहाँ कर लीजिए, सी और डी पर, ए और बी नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश, ए और बी पॉइंट नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से नोट कर लेना, आप इसको पढ़ लेना, और कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, शाबाश।